डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं लिंकर एंड लोडर। लिंकर एंड लोडर दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि फाइल की एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। देखो, मैं आपको शुरू से कहानी सुनाता हूं, सबसे बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से बताता हूं। हमारे पास जो है वो कहानी स्टार्ट कहां से होती है? जो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है यूजर से। यूजर क्या कर रहा है? हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिख रहा है, कोई प्रोजेक्ट बना रहा है जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स है, मल्टीपल मॉड्यूल्स क्रिएट कर रहा है, फंक्शंस, कुछ भी बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट बना रहा है या छोटा भी ले लो। तो लेट्स से यूजर जो है वो सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग को यूज करके, हाई लेवल प्रोग्रामिंग को यूज करके प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा है। अब जब उस प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को वो एग्जीक्यूट करेगा, तो एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज क्या होती है? कंपाइलेशन। क्योंकि सिंटेक्स एरर चेक करना है, सिमेंटिक एरर्स को चेक करना है, तो वो सारी चीजें जो है वो कंपाइलर उसको कंपाइल करके आप कह सकते हो कि एक तरह से असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है। और फिर उस असेंबली कोड को जो कंपाइलर के साथ ही यहां पे होता है असेंबलर, असेंबलर क्या करता है? उस असेंबली कोड को फाइनली ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। ये आपको नाम, ये एक्सटेंशंस बहुत जरूरी है। जैसे ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो .obj फाइल है, ठीक है? जैसे .c में या .cpp मैंने सेव की हुई है, तो जब कंपाइलर ने कंपाइल किया, कंपाइलर, असेंबलर, वैसे तो लिंकर लोडर भी इसी के अंदर ही होते हैं। जैसे हम जीसीसी कंपाइलर को यूज करते हैं, तो आपको कंपाइलर, फिर असेंबलर, फिर लिंकर लोडर अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। वो एक बल्क में कंपोनेंट होता है जिसके अंदर कंपाइलेशन भी हो जाएगी, उसके बाद असेंबलर उस असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट भी कर देगा। तो यहां पे एक तरह से लिंकर में आप कह सकते हो कि लिंकर में इनपुट क्या आ रही है? ऑब्जेक्ट फाइल्स। तो लिंकर के पास क्या आ रही है? ऑब्जेक्ट फाइल्स आ रही हैं यहां पे, ठीक है? जो कंपाइलेशन, असेंबलिंग के बाद जो है वो आई। अब ये जो ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं, इन ऑब्जेक्ट फाइल्स को क्या करना है? आपस में लिंक करना है। क्यों लिंक क्यों करना है? इसको आप सिंपल एग्जांपल से समझो कि लेट्स सपोज आप कोई भी, जैसे आईफोन का एग्जांपल ले लो। आईफोन की बात करें तो इंडिया में जो आईफोन है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स है, जैसे कैमरा है, इलेक्ट्रॉनिक जो चिप है या बॉडी है, अलग अलग एरिया में क्या होती है? डेवलप होती है। जैसे कुछ पार्ट जो है वो महाराष्ट्र के किसी प्लांट में हो रहा है, कुछ कर्नाटका के किसी पार्ट में हो रहा है, कुछ तमिलनाडु के किसी पार्ट में हो रहा है। और फाइनली क्या होता है? जब ये सारे पार्ट्स को मेरे को असेंबल करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है आपस में, और लिंक करके वो एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो तमिलनाडु में उनका जो मेन प्लांट है जहां पे ये सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करके, लिंक करके, क्योंकि आपस में वो लिंक तो है ही ना, कैमरा ऑब्वियसली उसी के ऊपर आएगा और चिप जो है वो सारी चीजों को मैनेज करेगी। तो ये सारों को आपस में लिंक करके एक एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करना है। एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब ऐसी चीज जो चलती हो, ठीक है ना? मतलब सारे कंपोनेंट्स को, आईफोन के सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन किया और फाइनली उसको एक एग्जीक्यूटेबल, मतलब चलते हुए फोन में उसको कन्वर्ट किया, ऐसा फोन जो चले। और फिर उसके बाद क्या होता है? वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड किया जाता है। लोड करने का मतलब क्या होता है? शिप किया जाता है यार, ट्रक्स में या जिस भी तरीके से उनको शिप करके फाइनली जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचाया जाता है। पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र, सारे पूरे पैन इंडिया में पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद यूजर उसको खरीदता है। तो यही कहानी यहां पे है। मेरे पास लिंकर के पास आ क्या रही है? लिंकर के पास आ रही है मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स, जो कहां से क्रिएट हुई है? जो यूजर ने प्रोग्राम लिखा। अब प्रोग्राम में हो सकता है मल्टीपल मॉड्यूल्स है, मल्टीपल फंक्शंस है, मल्टीपल क्लासेस को यूज किया है, तो उन सब की अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल बन गई। या फिर कई बार क्या होता है कि हमें किसी प्रोग्राम में, प्रोग्राम से बाहर वाली चीज को भी यूज करना पड़ता है। जैसे मैं प्रिंटफ, स्कैनफ यूज कर रहा हूं, तो सिस्टम लाइब्रेरीज का भी यूज करना पड़ता है, या फिर मुझे हार्ड डिस्क को एक्सेस करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्स्ट्रा भी आपको बाहर से भी एक्सेस करनी पड़ती हैं। तो वो सारे लिंक करना एक दूसरे के साथ किसका काम है? लिंकर का। इसीलिए नाम इसका क्या है? लिंकर। तो यहां पे आपको कहानी पता लगी कि लिंकर करता क्या है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक करके एग्जीक्यूटेबल कोड, और फिर लोडर उसको लोड करता है मेमोरी के अंदर, ताकि फिर सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर सके और आउटपुट में कन्वर्ट कर सके। ये सिंपल सी कहानी है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं यहां पे ऑब्जेक्ट फाइल, कि यार ये ऑब्जेक्ट फाइल क्या चीज है? ऑब्जेक्ट फाइल का स्ट्रक्चर क्या है? क्या कंपोनेंट्स है? तो ऑब्जेक्ट फाइल में सबसे पहले होता है हेडर। हेडर एक तरह से क्या है? जैसे इंडेक्स होता है, हर एक बुक के आगे एक इंडेक्स होता है ना, जो बताता है कि इसमें ये कंपोनेंट्स हैं और इस एड्रेस से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ये उनका पॉइंटर्स है।
एक तरह से पॉइंटर्स जो होते हैं, अगर आपने टेक्स्ट पे जाना है तो ये सीधा पॉइंटर आपको ले जाएगा, अगर आपने लेट्स से सिंबल टेबल पे जाना है तो आपको सीधा पॉइंटर वहां पे ले जाएगा, जस्ट उसकी इंफॉर्मेशन किसके अंदर है क्या। उसके बाद टेक्स्ट सेक्शन, टेक्स्ट सेक्शन में आ जाता है आपका, आप जितने भी यहां पे इंस्ट्रक्शंस, जैसे कोई प्रोग्राम आपने लिखा, प्रोग्राम होता क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस का एक तरह से कलेक्शन जो है वो क्या है, टेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद आ जाते हैं जी डेटा सेक्शन। डेटा सेक्शन में जो आप जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज कर रहे हो, स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज कर रहे हो, तो वो सारे वेरिएबल जो डेटा आप उसके अंदर यूज कर रहे हो, कॉन्स्टेंट्स को यूज कर रहे हो, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। फिर बीएसए सेक्शन, कोई ऐसे जो ग्लोबल वेरिएबल्स है या स्टैटिक वेरिएबल, कोई ऐसे वेरिएबल जिनको अभी अनइनिशियलाइज किया, अभी इनिशियलाइज किया ही नहीं है, वो यहां पे आ जाते हैं। और फिर आ जाता है आपका सिंबल टेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंबल टेबल मतलब जितने भी आपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स, लेबल्स, फंक्शंस, उन सब का जो नेम है वो सारे एक तरह से सिंबल की तरह, जैसे आपने प्रिंटफ यूज किया, स्कैनफ यूज किया, इंट ए, इंट बी, कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, जो भी आप ये यूज करें वो सारे सिंबल टेबल्स में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद होता है जी आपका रीलोकेशन इंफॉर्मेशन। ये क्या फंडा है, रीलोकेशन का फंडा यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जब ये हमने ऑब्जेक्ट फाइल में इसको कन्वर्ट कर दिया, जब एक्चुअल में कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पे हर एक सिंबल टेबल हर एक जगह जो है वो मेमोरी में, अभी हमने मेमोरी में इसको लोड नहीं किया, लेकिन मेमोरी में लेट्स सपोज कि अगर ये लोड करते हैं, मेमोरी में अगर लेट्स सपोज मैं लोड करता हूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेमोरी में एड्रेस नंबर है 101, फिर एड्रेस नंबर है 102, एड्रेस नंबर है 103, एड्रेस नंबर है 104, इस तरीके से मेमोरी में अलग अलग एड्रेसेस हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने किसी प्रोग्राम को इस तरीके से लोड किया, तो लेट्स सपोज I1 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आई, I2 यहाँ पे आई, I3 यहाँ पे आई, I4 यहाँ पे आई, I5 यहाँ पे आई, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस आ रही है। अब एक इंस्ट्रक्शन है I2, उसमें क्या लिख दिया, I2 में लेट्स सपोज लिख दिया गो टू 105, लेट्स से गो टू 105, मतलब कहने का कि कई बार जैसे प्रोग्राम में होता है जंप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको जंप करके इफ दिस देन दिस एल्स दिस, तो यहां पे कई बार हमें इस तरीके से जंप करना पड़ता है। तो लेट्स सपोज अगर मैं जंप करके कहता हूं कि 105 नंबर पे जाओ, तो होगा क्या, वो जंप करके 105 पे जाएगा और उसमें जो I5 इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। बड़ा सिंपल सा फंड है। अभी तक हमने मेमोरी में इसको लोड नहीं किया, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इस तरीके से एड्रेसिंग होती है। अब यहां पे एक काइंड ऑफ एब्सोल्यूट एड्रेसिंग है कि मैंने एब्सोल्यूट एड्रेस दे दिया कि 105 में जाके आपको I5 मिल जाएगी, एग्जीक्यूट कर दो। लेकिन यार ऐसा कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि हर बार ये इंस्ट्रक्शंस इसी एड्रेस पे आएंगी। अभी तो हमने एड्रेस उनको दिया ही नहीं। मेमोरी जो रैम की बात कर रहे हैं उसमें कुछ पोर्शन ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स उसमें रन कर रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि इसको जरूरी नहीं है कि यही वाला एड्रेस मिले, तो इसीलिए रीलोकेशन इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक रीलोकेशन टेबल बना के रखता है और उस टेबल में क्या बताएगा, वो 105 नहीं लिखेगा, वो पता क्या लिखेगा, गो टू 5। क्या लिखेगा, गो टू 5। अब देखो जी, लेट्स सपोज इसको 101 की बजाय लेट्स से उसको मिलता है 1000 से स्टार्ट हो रहा है, 1000 या 1001 से स्टार्ट हो रहा है, तो जिस भी एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है उसमें वो 5 ऐड कर देगा और 5 ऐड करके वो सीधा I5 पे चला जाएगा। तो रादर देन एब्सोल्यूट, ये क्या कर रहा है, एक रिलेटिव वैल्यू जो है वो जनरेट कर रहा है। आप उसमें ऐड कर दो, बेस एड्रेस में आप रिलेटिव वैल्यू ऐड कर दो, आप सीधा उस इंस्ट्रक्शन पे पहुंच जाओगे, एब्सोल्यूट एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। तो ये रीलोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। वैसे रिलेटिव एड्रेसिंग मोड भी मैंने कराया हुआ है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप एक बार जरूर देख लेना ताकि आपको और आइडिया हो जाए। और डीबगिंग, हर एक लाइन को एक नंबर दिया जाता है। डीबगिंग मतलब लाइन बाय लाइन अगर आप एग्जीक्यूशन चाहते हो तो वो आपकी डीबगिंग इंफॉर्मेशन में आ जाती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल का। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट फाइल है 1, उसमें लिखा हुआ है कि लेट्स से ऑब्जेक्ट फाइल में वो कह रहा है कि मुझे मॉड्यूल चाहिए B एंड C। ऑब्जेक्ट 2 कह रहा है मुझे लेट्स सपोज यूज करना है मॉड्यूल A एंड X, और तीसरी ऑब्जेक्ट फाइल कह रही है मुझे मॉड्यूल यूज करना है B एंड A, कुछ भी इस तरीके से। और यहाँ पे लेट्स सपोज बहुत सारी सिस्टम की आपकी लाइब्रेरीज भी हैं, जैसे printf, scanf, ये कहीं ना कहीं डिफाइंड होती है। तो आपको ये कह रहा है कि मुझे इसमें से कुछ यूज करना है, ये कह रहा है कि मुझे इसमें से कुछ यूज करना है, तो यानी आपको इन सब को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। और लिंक करने के लिए लिंकर जो है वो ये हेल्प करता है। और लिंक जब होगी तो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होगी, उसको आप लोड कर दो मेमोरी में, लोडर जो है वो लोड कर देगा और फाइनली
फिर उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिंकर एंड लोडर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।